उस लड़की की बात सुनकर विराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। हे दीप्ति भटनागर, है ना? लंबे समय बाद। हाँ, मैं इसी सुपरमार्केट में काम करता हूँ। और बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? उस लड़की की बात सुनकर विराज को जरा भी बुरा नहीं लगा था, बल्कि विराज तो बहुत ही इज्जत के साथ उसके साथ पेश आ रहा था। विराज की बात सुनकर वो एरोगेंट लड़की जिसने फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे, जिसे विराज ने दीप्ति भटनागर कहा था, विराज को देखते हुए उसके चेहरे पर नफरत भरी मुस्कान आ गई थी। मैं तुम्हें बताने से क्या डरना, मैं अंगद बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। ये काम सुपरमार्केट में काम करने से लाख गुना अच्छा है। क्यों? बोलो बोलो, तुम जेलस हो रहे हो? जेलस? मैं भला क्यों जेलस होऊंगा? विराज ने उस लड़की से पूछा। ऐसा नहीं है कि विराज उस लड़की से एरोगेंट हो गया था, वो तो बस एक आदमी की पर्सनल सेक्रेटरी थी। इसमें विराज के जेलस होने जैसा क्या था, राम ही जाने। तुम्हें प्रिटेंड करना बहुत अच्छे से आता है विराज जिंदल। अगर तुम गरीब हो तो तुम गरीब ही हो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मतलब तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के सामने इतना नोबल होने का दिखावा कैसे कर लेते हो। उस लड़की को विराज को देखते हुए घिन आ रही थी। स्कूल में भी ये लड़की विराज से कोसों दूर रहती थी, क्योंकि विराज के शरीर से उसे हमेशा कचरे की बदबू आती थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी विराज के कैरेक्टर में और उसके टेम्पर में कोई बदलाव नहीं आया था। उसने तो उस लड़की की बातें चुपचाप सुन ली थी, लेकिन विराज के आसपास मौजूद लोग उन बातों को सुनकर नहीं ले सकते थे। तुरंत ही जानवी अपनी कुर्सी से उठी और उसने उस लड़की के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। मुझे नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारी सेक्रेटरी वाली जॉब से इतना प्यार क्यों है, और ये जॉब तुम्हें इतनी इज्जत वाली क्यों लगती है। पर्दे के पीछे कुछ सेक्रेटरी अपने बॉस के साथ क्या करती है, ये मुझे अच्छे से पता है। कड़क अंदाज में जानवी ने उस लड़की से कहा। जानवी के कड़क थप्पड़ ने दीप्ति भटनागर के चेहरे को लाल और जला के रख दिया था, लेकिन थप्पड़ खाने के बाद भी उसकी अकड़ में 1% की भी गिरावट देखने को नहीं मिली थी। इस बार दीप्ति भटनागर की नजरें जानवी को घूर रही थी। तेरे में और इस कचरे वाले में क्या फर्क है? तुम सभी एक लो लेवल एम्प्लॉइज हो जो पूरी जिंदगी यही करोगे और कभी भी जिंदगी में बड़े नहीं हो पाओगे। अपनी मौत को बुलावा मत दे मोटी। उस लड़की की बातें सुनकर अच्छे अच्छे लोगों का खून खौल सकता था, और वो ये नहीं जानती थी कि उसके सामने राणेजा बिल्डिंग की मालकिन और एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन की मालकिन जानवी कपूर खड़ी थी। जानवी उसकी बदतमीजी को बर्दाश्त करके लेने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। जानवी के एक्सप्रेशंस देखकर दीप्ति भटनागर खुश दिखाई दे रही थी, इसीलिए उसने जानवी को और ज्यादा छेड़ते हुए कहा, ओह नहीं नहीं, आई एम सॉरी, तुम्हारे में और इस कचरे वाले में तो बहुत फर्क है। तुम तो इतनी खूबसूरत हो, लगता है खूबसूरती के मामले में तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए। चलो नीचे बैठो और हाथ जोड़कर मुझे मम्मी मम्मी बोलो। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी जॉब दिलवाऊंगी, मेरे जैसी जॉब। उसके बाद तुम खुश रह सकती हो, तुम्हें लो लेवल एम्प्लॉय बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी बात कहने के बाद दीप्ति भटनागर जानवी को ऐसे देख रही थी जैसे मानो उसने किसी भिखारी के सामने सोने का खजाना रख दिया हो। हालांकि जैसे ही दीप्ति भटनागर ने अपनी बात कही, वैसे ही उसके गाल पर एक और तमाचा जड़ दिया गया था। वो अलग बात है कि इस बार वो तमाचा जानवी ने नहीं बल्कि विराज ने जड़ा था। 2 थप्पड़ खाने के बाद दीप्ति भटनागर का सर घूमने लगा था। अगर समय रहते उसने टेबल नहीं पकड़ी होती तो जमीन पर धड़ाम से वो गिर सकती थी। कितनी बार समझाया है कि विराज अपने आप को बुली होते हुए देख सकता है, लेकिन अगर कोई उसके दोस्त या फिर उसकी होने वाली बीवी को बुली करेगा तो फिर विराज उस इंसान को छोड़ेगा नहीं। दीप्ति भटनागर को थप्पड़ मारते ही विराज ने कड़क अंदाज में बोलना शुरू किया। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अपना मुंह बंद रखो। तुम उस तरीके की औरत होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर खूबसूरत लड़की तुम्हारे जैसा काम करे। आज हमारा एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन मॉल खुला है, ये हमारा लकी डे है। तुम जैसी लड़की के साथ बहस करके मैं अपना दिन बर्बाद नहीं करना चाहता। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से जल्दी खिसक लो। 2 थप्पड़ खाने के बाद भी
दीप्ति भटनागर को अभी भी डर नहीं लग रहा था। तुरंत ही उसने विराज से कहा, अबे कचरे वाले, तू यहाँ पर भी सामान ही उठाता है ना? तेरे में किस बात का इतना घमंड है? आज जो तूने मेरे साथ किया है ना, तुझे मैं रिग्रेट करवा कर रहूंगी। लो लेवल एम्प्लॉय किसे बोल रही है? हाँ यार, जब से आई है हमें गरीब बोले जा रही है। नीचे जो एम्प्लॉयज हैं, उनमें क्या खराबी है? क्या वो नीचे बैठकर लंच कर रहे हैं? जैसे तुम्हारा प्रोफेशन है वैसे ही हमारा प्रोफेशन है। ज्यादा अगर लो लो करोगी तो तुझे हम सब हमेशा के लिए लो कर देंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि किसी आदमी की पर्सनल सेक्रेटरी बनकर इस लड़की का करियर इसे कहां ले जाएगा। तुम हमें लो लेवल एम्प्लॉय बोल रही हो, लेकिन हमारी नजरों में जो तू करती है वो सबसे ज्यादा लो है, थर्ड क्लास औरत। इस बार विराज या जानवी को बोलने का मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन का स्टाफ जो रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहा था, उन्होंने ही दीप्ति भटनागर को आराम से हैंडल कर लिया था। वो कहते हैं ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अब जब सारे एम्प्लॉयज एक हो गए थे तो वो दीप्ति भटनागर अकेली क्या ही कर सकती थी। ऐसी सिचुएशन में उसके लिए सबसे अच्छा यही था कि वो इस जगह से चुपचाप भाग निकले। और ऐसा ही हुआ। दीप्ति भटनागर दुम दबाकर उस रेस्टोरेंट से भाग निकली थी। अपने एम्प्लॉयज की यूनिटी देखकर विराज को काफी अच्छा लगा और तुरंत ही विराज ने उन्हें सलाम करते हुए अपना ग्रैटिट्यूड पेश किया। दीप्ति भटनागर ही सही, देखा जाए तो विराज और उसकी पलटन कैसी जिंदगी जी रहे थे। कॉलेज, पढ़ाई, काम, कहीं पर भी अय्याशी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अगर उन लोगों की जिंदगी में अय्याशी गायब थी तो इसका मतलब क्या ये लोग गरीब हो गए? क्या ये लोग लो हो गए? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि विराज को तो हमेशा से ही ऐसे रहना पसंद था। जब लोग उंगली करें तो उनसे बहस करना और समय आने पर उन्हें सबक सिखाना विराज को काफी अच्छा लगता था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जानवी ने भी सभी को थैंक्स बोलते हुए उनका मोराल बूस्ट कर दिया था। जानवी की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और सभी ने जानवी से कहा कि शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें विराज का बर्ताव खटक रहा था। उन्हीं में से एक ने आखिर विराज से पूछ ही लिया, बॉस, आपने उस लड़की के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं की? अगर आपने आइडेंटिटी रिवील की होती तो फिर वो आपके इंसल्ट तो क्या, आपसे बात करने की भी हिम्मत नहीं करती। विराज जिंदल ने उस सवाल का जवाब कुछ अलग तरीके से दिया। पब्लिकली आइडेंटिटी रिवील करना, इसकी क्या जरूरत है? अब चूंकि उस लड़की को अपने साथ खेलना था तो अपन भी उसके साथ खेल लिए। सिंपल सा उसूल है भाई हमारा। अपने एम्प्लॉयज के साथ विराज बहुत ही फ्रेंडली तरीके से पेश आ रहा था। विराज बहुत अच्छे से जानता था कि वो औरत इतनी आसानी से आज के कांड को भूलने वाली नहीं है। लेकिन अगर दीप्ति भटनागर वापस आती है तो विराज उसे एक और लेसन सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। दीप्ति भटनागर को अच्छा खासा सबक सिखाने के बाद विराज जिंदल अपने एम्प्लॉयज के सामने छाती चौड़ी करके चल सकता था। भले ही विराज, प्रखर और सनी ने सेम कलर की शर्ट पहना था, लेकिन उसके बाद भी विराज के चेहरे पर एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन के मालिक होने की चमक साफ पता चल रही थी। इसी के साथ सभी लोग फिर से अपने अपने काम पर लग गए थे। शाम होते होते एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन में भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पैर रखने की भी जगह नहीं थी। विराज पूरी तरह से सरप्राइज्ड था कि आखिर कितने सारे लोग आए हैं, जो 50% के चलते अपने घर का सारा राशन 2 से 3 महीने के लिए भरते जा रहे हैं। लेकिन विराज ही तो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ उनकी तरफ आए। हालांकि एक हफ्ते के अंदर अंदर उनका सुपरमार्केट पूरी तरह से लॉस में चला जाएगा, लेकिन इससे उनकी पॉपुलैरिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और बजट ट्रेंड होते ही उनका सुपरमार्केट आसमान की बुलंदी पर पहुंच जाएगा। भीड़ से बचते हुए विराज एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन से बाहर निकला और उस कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ बढ़ने लगा जो मारियो थॉमस ने विराज को गिफ्ट में दी थी। वही जमीन जिसकी मार्केट में कीमत 200 करोड़ रुपए थी। क्योंकि शाम हो गई थी, इसीलिए उस साइट पर कोई भी वर्कर्स नहीं थे। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने के बाद वर्कर्स अपने अपने क्वार्टर्स में जा चुके थे। वो कंस्ट्रक्शन साइट भी काफी बड़ी थी।
हालांकि शुरू में विराज ने डिसाइड नहीं किया था कि उसे इस जमीन का क्या करना है, लेकिन बाद में जब विराज ने सबकी राय ली तो विराज को पता चला कि लोखंडवाला में फैमिली ज्यादा रहती हैं, बैचलर्स ना के बराबर ही हैं। अब अगर फैमिलीज रहती हैं तो उनके बच्चे भी होंगे, तो क्यों ना बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स अकेडमी खोली जाए। अच्छे से अच्छे कोच लेकर आना और क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, शूटिंग और भी कई सारे स्पोर्ट्स में बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों के साथ साथ सभी लोगों के लिए जिम और स्विमिंग की भी फैसिलिटी रखना। स्पोर्ट्स अकेडमी को पूरी तरह से पावर में आने में कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर एक बार पावर में आ गई तो इसमें भी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आखिर हर बच्चा कुछ ना कुछ तो खेलना ही चाहता है। अगर बिजनेस के नजरिए से देखें तो स्पोर्ट्स अकेडमी खोलने का आइडिया सबसे अच्छा था। अगर विराज के बजट की बात करें तो 3 साल बाद उसे एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन और स्पोर्ट्स अकेडमी से करोड़ों रुपए का फायदा होने वाला था। लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं होगा। जैसे जैसे जानवी के बिजनेस की लायबिलिटीज बढ़ेंगी, वैसे वैसे उन्हें अपने असेट्स भी बढ़ाने होंगे। तो जानवी की रियल एस्टेट कंपनी का चलना और प्रखर के होटल का वापस से ऑपरेशनल होना विराज के लिए बहुत जरूरी था। वैसे तो विराज और बाकी सभी ने बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस से एक दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन चूंकि एमजीएफ मेट्रोपॉलिटन को एक हफ्ते के लिए अकेले छोड़ना मुमकिन नहीं था, इसीलिए सभी को एक हफ्ते की क्लास और मिस करनी पड़ी थी। एक हफ्ते बाद जब गाड़ी पटरी पर लौटी तो जानवी अपने ऑफिस जाकर अपनी कंपनी संभालने लगी और ये तीनों भाई सीधा बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस पहुंच गए थे। विराज अब और भी ज्यादा पढ़ाई में पीछे हो गया था, इसीलिए अब उसके पास कवर अप करने के लिए भी बहुत कम समय था। इसीलिए उसे अब समय बर्बाद नहीं करना था। ज्यादा से ज्यादा समय विराज सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही बिता रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी प्रॉब्लम के पीछे ना भागो तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम आपके पीछे भागकर नहीं आ सकती है। एक दिन जब विराज कैफेटेरिया में बैठकर अपने नोट्स बनाते हुए समोसे का आनंद ले रहा था, तभी एक लड़का विराज की टेबल की तरफ आया और उसने हाथ को विराज की टेबल पर जोर से मारते हुए कहा, ए लड़के, तू मुझे पसंद नहीं है। तुझे क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? विराज का पूरा ध्यान अपने नोट्स में था, लेकिन उस लड़के की हरकत ने अचानक से विराज को डरा दिया था। विराज ने उस घुंघराले बाल वाले लड़के को देखते हुए कहा, तू मुझे पसंद नहीं करता? तू मुझे पसंद क्यों नहीं करता? अबे ओ लो लेवल एम्प्लॉय, तुझ जैसे कचरे वाले से प्यार कौन करेगा? अब तुझसे नफरत करने का भी तुझे रीजन चाहिए? अपनी बात विराज के सामने रखकर वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा था। वो घुंघराले बाल वाला लड़का वाकई में काफी एरोगेंट था। अगर विराज अभी कैफेटेरिया में नहीं बैठा होता तो अभी का अभी उसे सबक सिखा चुका होता। लेकिन विराज को अभी इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना था। उसे इस सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म करना था। अगर उसने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो उसे इस सेमेस्टर से डिबार्ड किया जा सकता था। लो लेवल एम्प्लॉय और कचरे वाले जैसे शब्दों को सुनकर विराज को कुछ अजीब लगा था। तुरंत ही विराज ने उस घुंघराले बाल वाले लड़के से कहा, आखिर विराज ने क्या कहा होगा? आखिर वो घुंघराले बाल वाला लड़का कौन था? क्या वो दीप्ति भटनागर के कहने पर विराज से बदला लेने आया था, या फिर दीप्ति भटनागर ने अपने बॉस अंगद से विराज की शिकायत की थी? आखिर विराज अब उस घुंघराले बाल वाले लड़के से कैसे निपटने वाला था? क्या एक बार फिर से विराज किसी मुसीबत में फंसने वाला था? क्या विराज के बॉडीगार्ड्स इस बार भी आकर विराज को बचा पाएंगे, या फिर विराज के बुरे दिन अब शुरू हो गए थे? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।